वेलकम टू मान स्टडीज। तो देखिए, हमने हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, आपको पता ही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने कहा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहने वाला है, इनिशियली जो 2-3 लेक्चर आपके रहेंगे। पिछली बार आपको याद होगा हमने मैटर पढ़ा था और मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इंटेंसिव एक्सटेंसिव तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम आगे चलते हैं। आज मैंने आपको बताया था कि एक सेट ऑफ प्रॉपर्टी और रही है मैटर के अंदर, जिसको बेसिकली बोला जाता है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखते हैं क्वांटिटेटिव क्या है। मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें मेजर करना डिफिकल्ट नहीं होता है, मतलब बहुत आसानी से मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल है आपका लेंथ, मास। आप बेसिकली जानते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे हाथ पे पेन है, आप इसकी लेंथ मेजर करके जाए, लेंथ मेजर करके लेके आइए, तो आप बेसिकली क्या बोलोगे कि ठीक है सर, हमारे पास जो भी मेजरिंग स्केल होगा उससे हम मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली अपने पास जैसे मास है, मास भी आप जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप आटा लेने जाते हो या चावल लेने जाते हो, कोई भी बेसिकली वो भी तो है क्या, मैटर की स्टेट है। उसको डिजिटल वेइंग स्केल पे रखा जाता है, आसानी से पता चल जाता है। तो ये सब की सबकी है मैटर की क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं, दूसरी होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑफ कोर्स क्या होगी, क्वांटिटेटिव से बिल्कुल ही अलग होंगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव हमने बोला था, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें मेजर कर पाना डिफिकल्ट नहीं हो पाता। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो बेसिकली मैटर की होंगी वो क्या होंगी, ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें मेजर करने में डिफिकल्टी आती है। फॉर एग्जाम्पल मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। आप अभी अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, आप 11th के स्टूडेंट हैं, तो आपने ताज़ा ताज़ा जरूर पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। जो मेटल्स होते हैं बेसिकली दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेलिएबिलिटी और डक्टिबिलिटी में क्या अंतर होता है, तो जनरली बच्चे यही कहते हैं कि अगर उसकी थिन शीट्स बना दी जाए तो वो मेलिएबल होगा। और डक्टिलिटी में ये बोला जाता है, डक्टाइल मतलब ये जनरली डेफिनेशन दी जाती है कि जिन्हें क्या किया जाए, पतले पतले वायर्स में डिफॉर्म कर दिया जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, चाहे मेलिएबिलिटी हो या चाहे डक्टिलिटी हो, डिफॉर्म तो आप दोनों ही जगह कर रहे हो मेटल को, क्या फर्क पड़ता है उसकी शीट बनाओ, थिन शीट बनाओ, या उसके उसे पीट पीट कर उसके वायर्स बनाए जाए हथौड़े से, दोनों जगह क्या हो रहा है, मेटल का डिफॉर्मेशन ही तो हो रहा है। तो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी में क्या अंतर आता है, आप ये पढ़ोगे जब आप क्लास 11th में। आपका फिजिक्स में ही एक चैप्टर है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन करके, आप जनरली पढ़ोगे जो स्ट्रेस इन्वॉल्व रहता है ड्यूरिंग मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी वो डिफरेंट होता है। जैसे मेलिबिलिटी में बोला जाता है, यहाँ पर होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आप बोल सकते हो, वेयर एज डक्टिलिटी इन्वॉल्व टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। तो आप डिटेल में और पढ़ने वाले हो, मतलब हमें तो ये बात पता है कि मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कितना, मतलब जो मेलेबल है या डक्टाइल है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जिन्हें आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये थी मैटर की सारी प्रॉपर्टीज, हमने देख लिया। एक सेट हमारा जो 50% हिस्सा था रिगार्डिंग मैटर, उसमें हमने खत्म कर दिया मैटर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अब अगली चीज हमें क्या पढ़नी है। तो अगला चीज सबसे इंपॉर्टेंट है मैटर का, बेसिकली हमें क्या पढ़ना है। अगली चीज आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। जनरली ये बात आपको पता है, मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है मैटर का फिजिकल बिहेवियर कैसा है, ठीक है, और फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन मैटर का किया जाता है वो बेसिकली क्या होती है, दे आर बेसिकली नोन एज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स बोल सकते हो या आप बोल सकते हो स्टेट्स और फेजेज ऑफ मैटर, स्टेट्स और वी कैन से फेजेज ऑफ मैटर। जनरली आप जानते हो
कितनी होती है, सॉलिड है, लिक्विड्स है और गैसेस है, ठीक है। होती और भी ज़्यादा है मैटर की जो फिजिकल स्टेट है। अगर मैं आज बात करूँ एट प्रेजेंट, तो वी हैव मोर देन 10 प्लस स्टेट्स ऑफ मैटर, जिनमें से 2021 में ही अगर बात की जाए तो एक मैटर की स्टेट और इंट्रोड्यूस हुई है, जिसका बेसिकली नाम क्या है, लिक्विड ग्लास। तो ऐसा नहीं है कि आप जनरली सॉलिड लिक्विड गैस ही पढ़ते हो, तो क्या मैटर की सिर्फ 3 स्टेट होती है? जनरली ज़्यादा होती है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न होता है क्यों मैटर की 3 स्टेट को हम जनरली स्टडी करते हैं। उस रीजन में मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैटर की सिर्फ 3 स्टेट नहीं है। हम बात करेंगे, और अगर मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन किया जाए, मतलब मैटर का क्लासिफिकेशन किया जाए केमिकली, तो वी से दे आर जनरली नोन एज, यहाँ पर कंपाउंड नहीं, यहाँ पर होना चाहिए प्योर सब्सटेंस। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। और दूसरी चीज होगी आपका बेसिकली उसको क्या बोला जाएगा, दूसरा होगा अपने पास मिक्सचर। में से मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये बेसिकली अंदर आएगा किसके, तो ये बेसिकली किसके अंदर आएगा, प्योर सब्सटेंस। आगे चल के आपको पता चल जाएगा। हमने कहा जो केमिकल बिहेवियर है मैटर का, उसके बेसिस पे मैटर को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। वन वी हैव प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या, मिक्सचर। आगे चल के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, डिटेल में देखते हैं मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट वी हैव फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए यहाँ पे आ गई ये बात, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसके बेसिस पे जो मैटर को क्लासिफाई किया जाता है, दे आर बेसिकली नोन एज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज ये बात आपको पता है, दे आर जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, और इसके अलावा आपको पता है प्लाज्मा है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। यहाँ पर एक बात लिखी गई है, देयर आर जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर which are discussed, that is solid, liquid and gas, because the other states of matter are not naturally occurring। यही रीजन होता है कि आप जनरली 9 10th में हो या 11 12th में आप हमेशा सॉलिड लिक्विड गैस की ही बात करोगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या कोई और ब्रांच, कोई और डिसिप्लिन साइंस का हो, क्योंकि यही 3 ऐसी मैटर की स्टेट्स होती है विच नेचुरली अकर्स ऑन दिस प्लेनेट। बाकी जो प्लाज्मा है या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, वो नेचुरली अकरिंग नहीं है। आगे चलते हैं, लिखा है मैटर विल एग्जिस्ट इन विच स्टेट। तो मैटर कौन सी स्टेट में जाने वाला है, ये प्राइमरली गवर्न होता है 2 फोर्सेस से। एक होती है जिसको बोला जाता है सपोर्टिंग और री इनफोर्सिंग फोर्स, ठीक है, जो बेसिकली क्या होती है, आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मैंने बात की भी थी, आगे चल के जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, आप वेंडरवॉल्स फोर्सेस के टाइप्स पढ़ोगे, वहां आपको पता चलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और डिटेल में। जो बेसिकली अपने पास 2 तरीके की फोर्सेस है, एक उसमें से है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बेसिकली सपोर्ट करती है मैटर को एक पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर मैटर चाहता है कि भाई सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना है, तो एक ऐसी फोर्स है जो सपोर्ट करेगी कि ठीक है आप सॉलिड स्टेट में रहो, या वट एवर स्टेट में अगर आपको एग्जिस्ट करना है आप रहो। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरी तरीके की फोर्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसे बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव या इसी का दूसरा नाम है, आप डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो डिसरप्टिव फोर्स। डिस्ट्रक्टिव या इसे बोला जाता है डिसरप्टिव फोर्स, जो बेसिकली होती है अपोजिंग फोर्स भी जिसे आप बोल सकते हो, जो बेसिकली मैटर को सपोर्ट नहीं करेगी एक पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड से ही ये बताया जाएगा बेसिकली क्या क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी, इसे क्या बोला जाता है, केवीटी। आप ऑलरेडी जानते हो केवीटी का, हमने एक बार डिस्कशन कर रखा है, जब मैं आपको बता रहा था नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी
या जिसको बेसिकली बोल दिया जाता है रूम टेम्परेचर। यहाँ पर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो लगातार एक रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं ड्यू टू केवीटी। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आपकी थर्मल एनर्जी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ये डिटरमाइन करने वाला है जो मैटर है वो बेसिकली कौन सी स्टेट में जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर सॉलिड की। सबसे पहले हमें देखना है सॉलिड में। तो जनरली ये बोल दिया जाता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन केस ऑफ सॉलिड दे आर मच मच ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी। यहाँ पर वही बात लिखी है, इन केस ऑफ सॉलिड द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मच मच ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी विच इज बेसिकली केवीटी। जिसकी वजह से आप जो छोटी क्लासेस में पढ़ा करते हैं कि मैटर के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या स्पेसिंग बहुत कम हो जाती है। वो बेसिकली आप इसी चीज़ का सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन आप पढ़ते हो कि सॉलिड ऐसी स्टेट है मैटर की जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या आप बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में थर्मल एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात भी आप जानते हो। और अगली बात यहाँ पर बोली, अगली जो फीचर है सॉलिड के बारे में, हाँ ये बात भी आपको पता है, 10 इन सॉलिड्स दे हैव डेफिनेट शेप्स एज वेल एज दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वो बेसिकली इसी का कंक्लूजन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि थर्मल एनर्जी से ज़्यादा है तो सॉलिड्स के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होगी, जिस वजह से इनका जो वॉल्यूम होता है और शेप होती है ये क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी जो है, अगली फीचर क्या है, सॉलिड हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर अपॉन देम दैट इज दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ये बात भी आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पे ये पेन है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी स्टेट को चेंज किया जाए तो नो मैटर इसके ऊपर मैं कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दूंगा, कभी भी इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। हाँ ये हो सकता है एक पॉइंट के बाद प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए, फोर्स इतना ज़्यादा हो जाए पर यूनिट एरिया कि ये पेन टूट जाए, लेकिन ये अपनी सॉलिड स्टेट को छोड़ेगा नहीं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में चले जाएगा विथ द एक्शन ऑफ प्रेशर, क्योंकि सॉलिड पर प्रेशर का क्या होता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के जिन बच्चों ने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम, उन्हें बात पता है कि ये पॉइंट आगे चल के काम आता है जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम में बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे होते हो। तो आपने हमेशा एक बात बोली होगी, प्योर सॉलिड के केस में या सिमिलरली आप कह सकते हो प्योर लिक्विड के केस में इनकी जो एक्टिविटी या एक्टिव मास या जो इनका इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है वो जनरली होता है 1। ठीक है, क्योंकि सॉलिड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये पॉइंट आगे चल के इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर एक बात और लिखी गई है, यहाँ पर जो अगली बात ये लिखी गई है कि जो भी अभी तक हमने सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, 9th-10th में आप ये पढ़ते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है, उसकी जो शेप है और वॉल्यूम है वो भी फिक्स है। फिर जैसे ही हम 11th में आते हैं, नॉलेज में अपग्रेडेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी का। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सबसे एडवांस डेफिनेशन ये भी नहीं है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। जिन बच्चों ने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया होगा क्लास 11th में, और मोर स्पेसिफिक टू बी मोर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, आपने फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो आपने पक्का ही एक चीज जरूर पढ़ी होगी विच इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ DOF। तो वहां से दी जाती है सॉलिड लिक्विड गैस की सबसे ज्यादा एडवांस या मॉडर्न डेफिनेशन, जो बेसिकली किसके बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। जनरली यही यहाँ पर लिखा भी है कि जो इलेबोरेटेड डिस्कशंस है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो कहाँ दिया जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स में दिया जाएगा, क्योंकि सबसे एडवांस डेफिनेशन आती ही थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद है। अब आपको बात भी पता चलती होगी मैंने क्यों बोला था कि जो पहला चैप्टर वो बेसिकली अलग अलग 11th-12th के जो चैप्टर्स रहने वाले हैं उन्हीं का
कह सकते हो आप एमेलगमेशन या एक शॉर्ट समरी है। तो आगे थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपने पढ़ लिया है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा, आप अभी 11th के स्टूडेंट हैं, तो आगे चल के आप वैसे भी पढ़ने वाले हो, क्योंकि ये जनरली बोल दिया जाता है जो सॉलिड्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होती है। जनरली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी है या क्लासिकल लेवल पे मैं बात करूँ, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। तो ठीक है, इनमें से सॉलिड्स के पास कौन सी सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तो चर्चा थी सॉलिड्स के बारे में कि आगे चल के भी आप, ऐसा नहीं है सॉलिड लिक्विड गैस से आपका पीछा छोड़ जाने वाला है। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, दोबारा बात करेंगे सॉलिड क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, ये था सॉलिड्स के बारे में। अब बात करते हैं लिक्विड के बारे में। तो जैसे अभी आप पढ़ के आए कि सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर मच मच ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी के बी टी। ठीक है, लिक्विड के केस में भी यही बोल दिया जाता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थर्मल एनर्जी से तो ज्यादा होंगे, लेकिन दे आर लेस इन कंपैरिजन टू, दे आर लेस इन कंपैरिजन टू द, दे आर लेस इन कंपैरिजन टू द सॉलिड्स। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 बार ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है, लेकिन जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 बार ग्रेटर देन का ही साइन लगा रखा है। इसीलिए ये बोला भी जाता है, देखिए, इन केस ऑफ लिक्विड द मैग्नीट्यूड और अट्रैक्टिव फोर्सेज आर ग्रेटर देन केवीटी वी नो, बट दे हैव काइनेटिक एनर्जी, सो दे कैन नॉट गो वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, ड्यू टू विच दे हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। बट ये किससे कम हो जाएगा? गैसेस से कम हो जाएगा। इसीलिए तो याद कीजिए, आप अपनी छोटी क्लासेस में क्या कहा करते हो कि लिक्विड के केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो सॉलिड से कम होती है और गैस से क्या होती है? ज्यादा होती है। इस वजह से आपने हमेशा बात पढ़ी थी, लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसकी वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है लिक्विड में। ऐसा नहीं कि गैस की तरह बिल्कुल ही जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेंगी, जिस वजह से ये देखा जाता है कि शेप जो है वो फिक्स नहीं रहती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहती है। यहाँ पर दोबारा से यही बात दी गई है, लिक्विड्स आर मोर डेंस बट लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस। क्योंकि ये बोल भी दिया जाता है, ये बोला जाता है कि लिक्विड में भी कोई खास फर्क तो पड़ता है नहीं प्रेशर का, लेकिन लिक्विड्स जो होते हैं दे आर मोर डेंस बट लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन वही है, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ के ही समझ में आएगी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इनमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। हमने तो ऑलरेडी बोला था सॉलिड में तो वाइब्रेशनल है ही, अगर लिक्विड है तो लिक्विड में वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है। हम चलते हैं आगे, अब बात करते हैं गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ये सॉलिड के लिए लिखा गया है, ये लिक्विड के लिए लिखा गया है। गैसेस के केस में आप बोल दोगे जो थर्मल एनर्जी होती है के बी टी, ये किससे ज्यादा हो जाएगी? ये हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसीलिए आप काफी बार छोटी क्लासेस में ये बात बोल दिया करते हो कि जो गैसेस है, गैसेस के केस में जो इंटरमोलिकुलर आपका फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम है, जिस वजह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसी वजह से ये बोल भी दिया जाता है गैसेस के केस में जो उनका शेप है एज वेल एज जो उनकी वॉल्यूम है, ये दोनों ही इनडेफिनिट होती है। यानी कि दोनों क्या होती है? फिक्स नहीं रहती। बोथ आर इनडेफिनिट इन केस ऑफ, इन केस ऑफ गैसेस। यही वो बात यहाँ पर लिखी भी गई है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हो। मॉडर्न डेफिनेशन, दोबारा से वही बात, मॉडर्न डेफिनेशन जो दी जाएगी वो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही दी जाएगी। मॉडर्न डेफिनेशन में हम यही कहते हैं, अभी यहाँ देखिए, अभी आपने कहा था लिक्विड के केस में वाइब्रेशन तो होगी, साथ में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी, और साथ ही में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी। ठीक है, साथ में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी। जब हम गैसेस की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने गैसेस के लिए लिख रखा है, आप बोलोगे गैसेस के केस में भी
ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों ही प्रेजेंट रहती हैं, और तीनों का ही जो एक्सटेंट होता है वो किससे ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है लिक्विड के मुकाबले। इसीलिए तो लिक्विड में हम क्या बात कर रहे थे, लिक्विड में हम ये कह रहे थे कि भैया यहाँ पर जो शेप है वो डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपकी डेफिनिट है। अब क्योंकि जो ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गई, इस वजह से अब ना ही शेप फिक्स रहेगी गैस के मामले में, और वॉल्यूम भी क्या नहीं रहता है, डेफिनिट नहीं रहता। दोनों ही चीजें गैसेस के मुकाबले, गैसेस में लिक्विड के मुकाबले हो जाती है इनडेफिनिट। ठीक है, आगे चलते ही हमने बेसिकली आइडिया लिया सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं। इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र प्लाज्मा का भी किया है। तो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, जिसे जनरली मैटर की फोर्थ स्टेट भी कंसिडर किया जाता है। ये ऐसी मैटर की स्टेट है, कहता है विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर। इसीलिए इसको सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ मैटर भी बोल दिया जाता है, जहां पर टेम्परेचर जो है वो लगभग लगभग 13,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे अपने पास अगर कोई भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, ये बोला जाता है जब आप ना इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दोगे, लगभग लगभग वैल्यू लिखिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब जाके जो स्टेट ऑफ मैटर प्रोड्यूस होती है, इसको बोला जाता है प्लाज्मा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो है, जानते हैं वो क्या है, जैसे कि जितनी भी अपनी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं आउटर स्पेस में, जैसे कि सन है या तारे अपने जितने भी होते हैं स्टार, क्योंकि आप जानते हो यहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसीलिए मैं आगे आपको कह रहा था कि जनरली आप जब भी बात करोगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, इन डेप्थ आप सॉलिड लिक्विड गैस को ही पढ़ोगे, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को पढ़ा जाता है। सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, लिक्विड की अपनी, गैसेस की अपनी, आप पढ़ने वाले हो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। लेकिन इनके अलावा बाकी स्टेट ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है, कुछ खासा पढ़ा नहीं जाता है 11th-12th तक में। डिटेल में किसकी बात की जाती है, सॉलिड लिक्विड गैस, क्योंकि ये नेचुरली ये करेंगे ही नहीं। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि इनके बारे में एलिमेंट्री आइडिया ले लिया जाए। तो आपको पता है प्लाज्मा बेसिकली क्या होगा, गैस स्टेट ऑफ मैटर जो है टेम्परेचर बहुत हाई करने पर जो स्टेट्स ऑफ मैटर, हमें जो स्टेट ऑफ मैटर ही प्रोड्यूस करेंगे, उसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। यहाँ पर पता है आपको, अगर कोई भी गैस होगी तो बेसिकली क्या होगा, कोई भी अगर गैस है जैसे, उसमें आपको पता है उसमें न्यूक्लियस भी होगा जिसके अंदर न्यूक्लियन रहते हैं, और उसमें शेल्स भी होंगे। आज आपको ये बात पता है, शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तभी तो आपको प्लाज्मा की स्टेट मिल रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनर्जी देने पर क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से आयोनाइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि अगर गैसेस का आयनाइजेशन करवा दिया जाए तो तब जाके अपने को क्या मिलती है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। और अगर आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल पीरियोडिसिटी, वहां आप जानते हो कि किसी गैसियस मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए या आयनाइज करवाने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसी को क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका है, गैसेस से प्लाज्मा स्टेट बनाने का। आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपने किसी मेटल को दे दी तो वो किस में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मा ऑफ कोर्स। लेकिन प्लाज्मा बात की जाती है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो। इसीलिए आपने ये बात भी पढ़ी होगी, जो सन है, सन में कोर में, सन का जो कोर होता है, जनरली वहां पर कौन से दो एलिमेंट पाए जाते हैं, आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा, रिसर्च कीजिएगा। तो मैं ये यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर प्लाज्मा को हीट किया जाए, प्लाज्मा का आयोनाइजेशन करवा दिया जाए, तो यहाँ पर हमें, सॉरी प्लाज्मा नहीं, यहाँ पर अगर ये बात गैस के लिए होगी, अगर गैस का आयोनाइजेशन करवा दिया जाए तो जो स्टेट ऑफ मैटर हमें मिलेगी उसको क्या बोला जाएगा, प्लाज्मा। तो सिमिलरली ये भी तो बोला जा सकता है, अगर प्लाज्मा का टेम्परेचर कम किया जाए, बहुत कम किया जाए, तो हमें कौन सी स्टेट ऑफ मैटर मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी। आगे चल के मैं बात करने वाला हूँ जो अलग अलग फॉर्म ऑफ मैटर हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इनका आपस में इंटर कन्वर्जन
आपने पढ़ा होगा डिटेल में, अभी बात करेंगे हम, डिटेल में बात की जाएगी, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। लेकिन जनरली आप देखते हो गैस को प्लाज्मा में कैसे बदला जाता है, प्लाज्मा को गैस में कैसे बदला जाता है, इनकी चर्चा नहीं की जाती है। आगे चलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या बोल रहा है। जैसे ये है सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ मैटर, सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ मैटर, सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ मैटर, ऐसी कंप्लीटली इसके अपोजिट जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, इसे बोल दिया जाता है सुपर कूल्ड फॉर्म ऑफ मैटर, सुपर कूल्ड फॉर्म ऑफ मैटर। तो यहां पर लिखा भी है कैसे अचीव किया जाता है। आप बोलते हो जो भी हमारे हिग्स बोसॉन है, अब ये पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुत एडवांस पार्टिकल फिजिक्स का पोर्शन है, तो अगर आपको समझ में नहीं भी आएगा आप जस्ट एक बार गो थ्रू करके आगे बढ़ जाएगा, एग्जाम में कोई नहीं पूछता है। अब आपको ये बात पता होगी हिग्स बोसॉन को बेसिकली गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। अब इसे गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं, ये आपको बात पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं इसे गॉड पार्टिकल क्यों बोला जाता है। कहते हैं जब भी हिग्स बोसॉन का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम कर दिया जाए, लगभग लगभग कितना कम कर दिया जाए, तो इसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक अगर आप पहुंचाओगे तो जो स्टेट ऑफ मैटर आपको ऑब्टेन होगी उसी का नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एब्सोल्यूट जीरो की क्या वैल्यू होती है, तो एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए है कि आपको जरूर पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट जीरो बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे आप केल्विन पे अगर कन्वर्ट करोगे, आपको पता है ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273.15 ऐड कर दिया जाता है, तो ये लगभग क्या आ जाएगा, 0 केल्विन। अब आप जानते हो इतना टेम्परेचर अभी तक एक्सपेरिमेंटली अचीव नहीं किया गया है। ये जो टेम्परेचर है अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो किताबों में या थ्योरी में ही एग्जिस्ट करता है। अभी तक साइंटिस्ट जो साइंटिफिक कम्युनिटी है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक नहीं पहुंची है। और यहाँ पर ये बात की भी गई है, मोर डिस्कशन ऑन एब्सोल्यूट जीरो, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली करोगे, थर्मोडायनेमिक्स में बात की जाएगी। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद हम ये बात करने वाले हैं अपनी अगली क्लास में, जो आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखेगा। अगली बात जो हमें करनी है वो यही है, नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा कि जो मैटर की अलग अलग स्टेट्स हैं ना, जैसे सॉलिड है, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी की तो बात ज़्यादा की नहीं जाएगी। हाँ, एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछता हूँ, जो बीसी में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, आइंस्टीन का नाम तो हर किसी ने सुना है, एल्बर्ट आइंस्टीन, लेकिन जो बोस है वो कौन से बोस है, उनका पूरा नाम क्या है, कुछ साइंटिफिक जो कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, वैसे तो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, अगर आपको पता है तो आप इस बारे में सोचिएगा, और वो कौन से वाले बोस हैं, ठीक है। आगे हम यही बात करने वाले हैं, जो मैटर की अलग अलग स्टेट है उसको एक से दूसरी फॉर्म में इंटर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर लिया जाता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को एक्शन में, जैसे कि टेम्परेचर है या प्रेशर है, जनरली इन्हीं के मैनिपुलेशन से बोला जा सकता है या इन्हीं के इफेक्ट से मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है। यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, फिर हमारा पूरा फिजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल हैव द केमिकल क्लासिफिकेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।